हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 22 जून का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। आपको न्यूज़पेपर के सारे नोट्स टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो अभी फर्स्ट न्यूज है 82.7 लाख जैब्ड इन वन डे, न्यू फेज ऑफ वैक्सीनेशन किक्स इन विद सेंट्रल प्रोक्योरमेंट। तो सेंटर अपनी न्यू वैक्सीनेशन पॉलिसी लेकर आया था, जिस न्यू वैक्सीनेशन पॉलिसी के अंतर्गत सेंटर प्रोक्योर करेगा 75% वैक्सीन के स्टॉक्स और उसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा स्टेट्स को। जो स्टेट्स होंगे वो एडमिनिस्टर करेंगे, जो भी 18 साल से ऊपर के लोग हैं उनको फ्री में वो वैक्सीन प्रोवाइड कराई जाएगी। और जो 25% बचा, 75 जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने ले लिया, तो जो 25% बचा वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स खरीद सकते हैं अपने वैक्सीनेशन सेंटर्स के लिए। और उसके ऊपर जो भी वैक्सीन का प्राइस है उसके ऊपर 150 रुपए सर्विस चार्ज भी लगा सकते हैं। तो अब सेंटर की न्यू वैक्सीनेशन पॉलिसी के बाद देखा गया जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग वैक्सीनेशन नंबर्स आए हैं। लगभग 82.7 लाख को वैक्सीनेशन मिली है। अब इससे क्या समझ आता है, इससे ये समझ आता है कि अगर सेपरेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज कर दी जाए बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, तो वैक्सीन कैंपेन बहुत अच्छा चल सकता है। जैसे कि स्टेट से फोकस किया प्लानिंग और एग्जीक्यूटिव वैक्सीनेशन कवरेज, और सेंटर का काम है स्ट्रीमलाइनिंग सप्लाई एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन की, स्टेट्स को वैक्सीन मिले। और स्टेट इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि अगर हम प्लानिंग के अंतर्गत सारे लोगों को वैक्सीन प्रोवाइड कराएं। अब हम नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं। फुल स्टेटहुड फॉर जेएनके टॉप एजेंडा इन मीटिंग विद पीएम। तो प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग हो रही है, बाकी जो और पॉलिटिकल पार्टीज हैं जम्मू कश्मीर में उनकी। तो अब उनका बेसिकली मेन एजेंडा ये होगा कि वो कोशिश करेंगे कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस से मिल जाए, क्योंकि अभी उसको यूनियन टेरिटरी में तब्दील कर दिया गया है। तो अहेड ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मीटिंग विद की पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर दिस वीक, सीनियर कांग्रेस लीडर एंड फॉर्मर जेएनके चीफ मिनिस्टर गुलाम नबी आजाद, उनका ये कहना है कि रिस्टोरेशन ऑफ फुल स्टेटहुड उनका टॉप एजेंडा रहेगा। अब इसमें भी ये सेम ही न्यूज है कि गुपकर कोएलिशन जब मिलेंगी दिल्ली में तो फिर क्या होगा। अब नेक्स्ट है शेयर इन्फो विद गवर्नमेंट बैन ऑन स्पेसिफिक फ्लैश सेल्स मूव टू टाइटन ई कॉमर्स नॉर्म्स। तो अब ई कॉमर्स नॉर्म्स के लिए एक ड्राफ्ट आ गया है। तो ड्राफ्ट रूल्स में क्या क्या बोला गया है, तो पहला ये जो रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स है ऑनलाइन रिटेलर्स के लिए वो मैंडेटरी कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो स्पेसिफिक फ्लैश सेल्स होते हैं उस पर भी बैन लगाया जाएगा। तो ड्राफ्ट रूल्स रिलीज मंडे आर ब्रॉडली इन लाइन विद द आईटी इंटरमीडिएरी रूल्स। तो इससे पहले आईटी इंटरमीडिएरी रूल्स आए थे जो कि सोशल मीडिया कंपनीज के लिए अनाउंस हुए थे। अब उसके बाद ई कॉमर्स के रूल्स भी आ रहे हैं। तो ई कॉमर्स रूल में मैंडेटरी कर दिया, ई कॉमर्स कंपनीज वुड नीड टू रजिस्टर विद द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन फॉर इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो ई कॉमर्स कंपनीज को रजिस्टर करना पड़ेगा डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन फॉर इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इसके अलावा उनको गवर्नमेंट एजेंसी के साथ इंफॉर्मेशन भी शेयर करनी पड़ेगी विच इज लॉफुली ऑथोराइज्ड। इसके अलावा गवर्नमेंट एजेंसी जो है वो लॉफुली ऑथोराइज्ड इन्वेस्टिगेट करने के लिए प्रोटेक्टिव और साइबर सिक्योरिटी एक्टिविटीज, अगर वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी करनी है या फिर प्रिवेंशन डिटेक्शन करना हो, इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूशन, तो कुछ भी करना हो तो उसके लिए जो गवर्नमेंट एजेंसी वो लॉफुली ऑथोराइज रहेगी। इसके अलावा प्रपोज दैट द इन्फॉर्मेशन सॉर्ट बाय द, अगर गवर्नमेंट ने कोई इन्फॉर्मेशन मांगी है तो ई कॉमर्स कंपनीज की जिम्मेदारी होती है कि 72 घंटे के अंदर अंदर वो इन्फॉर्मेशन उस अथॉरिटी को प्रोवाइड करा दी जाए। इसके अलावा और भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि मिनिस्ट्री ने प्रपोज किया है कि एक ई कॉमर्स कंपनीज को, सारी ई कॉमर्स कंपनीज को एक ग्रीवांस ऑफिसर रखना पड़ेगा, साथ ही एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर रखना पड़ेगा और एक नोडल कॉन्टेक्ट पर्सन रखना पड़ेगा 24/7 लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ। तो जैसे इंटरमीडिएरी कंपनीज को बोला गया था आईटी रूल्स में, तो वैसा सेम ई कॉमर्स कंपनीज के लिए भी लाया गया है। फरवरी में सेंटर एक रूल्स लेकर आई थी सोशल मीडिया कंपनीज के लिए, उनको भी ऑफिशियल्स अपॉइंट करने, तो अब ई कॉमर्स कंपनीज को भी ऑफिशियल्स अपॉइंट करने पड़ेंगे। अब ये जो इंटरमीडिएरी रूल्स आए थे सोशल मीडिया के लिए, तो वो अभी चैलेंज किए गए थे दिल्ली हाई कोर्ट में व्हाट्सएप द्वारा कि वो उनकी जो प्राइवेसी पॉलिसी है उसके लिए वॉयलेटिव है, क्योंकि जो न्यू इंटरमीडिएरी रूल्स आए हैं, आईटी रूल्स आए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, तो उसमें ओरिजिनेटर ऑफ द मैसेज बताना पड़ेगा, लेकिन व्हाट्सएप की पॉलिसी में एंड टू एंड इंक्रिप्शन होता है तो उसमें ओरिजिनेटर ऑफ द मैसेज का नहीं पता चलता है। अब गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल्स ऑन जुलाई 2020। तो इससे पहले गवर्नमेंट ने एक बार ई कॉमर्स रूल्स नोटिफाई कर चुकी है, पर वो मेनली इस बात पर फोकस कर रहे थे ऑनलाइन रिटेलर्स जो कि रजिस्टर्ड इंडिया और अब्रॉड और गुड्स और सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं इंडियन कंज्यूमर्स, तो उनके लिए रूल्स आए थे। और अगर उसमें भी कुछ रूल्स में अगर वॉयलेशन होता है तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर पीनल एक्शन हो सकता है। तो while the original rules focused on aspects such as transparency about product information to help consumers make informed decisions, तो इससे पहले जो ओरिजिनल रूल्स थे जो पिछले साल इंट्रोड्यूस कर रहे थे वो बेसिकली इस बात पे फोकस करते थे कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे, कंज्यूमर को पता हो प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ, ताकि वो इन्फॉर्म डिसीजन ले सके। लेकिन अब जो अमेंडमेंट किया जा रहा है, तो इस बार ड्राफ्ट रूल्स लेकर आए वो इस बात पे फोकस कर रहे हैं जो लूप होल्स यूज करते हैं ई कॉमर्स कंपनीज तो उसको ना कर पाए। तो रूल सारे ऑल गुड्स और सर्विसेज के लिए एप्लीकेबल होगा जो भी डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क्स के थ्रू बेचे जा रहे हैं, इंक्लूडिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स। सब चीजों के लिए वैलिड होगा, मार्केट प्लेस मॉडल हो चाहे इन्वेंट्री मॉडल हो।
इसके अलावा मल्टी चैनल सिंगल ब्रांड रिटेलर सबके लिए एप्लीकेबल होगा। फर्दर मोर एग्जिस्टिंग ई कॉमर्स कंपनीज को और स्ट्रिंजेंट करने के लिए, नॉर्म्स स्ट्रिंजेंट करने के लिए मिनिस्ट्री इज लुकिंग टू इंश्योर दैट दीज फर्म्स डू नॉट यूज डेटा कलेक्टर। तो जो भी ये ई कॉमर्स कंपनीज है, जो भी डेटा कलेक्ट करते हैं, उनका वो अनफेयर एडवांटेज ना ले और कोई भी ऐसा पॉसिबल लिंक्स ना देखा जाए दैट दे मे हैव ट्रेडर्स सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑन द प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो वो जो भी डेटा है उसका ऐसे कमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन ना करें और उसका कोई अनफेयर एडवांटेज ना ले, इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा द गवर्नमेंट हैज कॉल्ड फॉर डिसअलाउइंग स्पेसिफिक फ्लैश सेल्स ऑन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। तो मैं बता चुकी हूँ स्पेसिफिक फ्लैश सेल्स का बंद कर दिया गया। फ्लैश सेल क्या होती है? तो वो एक सेल ऑर्गेनाइज की जाती है एक प्री डिटरमाइंड पीरियड ऑफ टाइम के लिए कि ई कॉमर्स एंटिटी करती है, तो उसमें बहुत सारे हाई डिस्काउंट पे चीजें मिलती है लोगों को, तो ये फ्लैश सेल होता है। तो एडिशनली प्रोपोज रूल्स आल्सो लुक टू एट द सेंटर्स पुश बिहाइंड डोमेस्टिक गुड्स। दे अब इसलिए भी ई कॉमर्स रूल लाए गए हैं क्योंकि जो डोमेस्टिक गुड्स हैं उनको बहुत नुकसान पहुंच रहा था ई कॉमर्स कंपनीज के चलते। तो they propose that e-commerce firms should mention the name and details of any importer from whom it has purchased or goods or services. तो न्यू ड्राफ्ट इज अ गाइडलाइन स्टोन टू प्योरीफाई द ई कॉमर्स लैंडस्केप। तो ये माना जा रहा है कि ये जो न्यू ड्राफ्ट है इससे ई कॉमर्स लैंडस्केप जो कि ऐसे मैल प्रैक्टिसेस को यूज करता है तो वो सारी चीजें बंद होंगी और जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर है वो भी इसके साथ कॉम्पीट कर पाएंगे ई कॉमर्स कंपनीज के साथ, क्योंकि अब ई कॉमर्स कंपनीज के चलते जो डोमेस्टिक हैं गुड्स सेलर उनको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, इसलिए अब नई ई कॉमर्स रूल्स आ रहे हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो इसमें असम पहला ऐसा स्टेट था जिसने ई बजट पेश किया था। तो यहाँ पर लिखी हुई है बात, टू मेक द स्टेट बजट एक्सेसिबल टू ऑल द फाइनेंस डिपार्टमेंट मेड बजट 2018-19 कंप्लीटली डिजिटल ई बजट फर्स्ट बाय एनी स्टेट इन द कंट्री। इसके अलावा असम में दो हेल्थ स्कीम्स चलती हैं। पहला तो आयुष्मान भारत जो कि चलती है, साथ में एक अटल अमृत अभियान भी चलता है जो कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। इसके अलावा गोलपारा पहला डिस्ट्रिक्ट है असम में जिसने 100% इलेक्ट्रिफिकेशन अचीव कर लिया है सारे हाउस होल्ड्स का अंडर सौभाग्य प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। तो गोलपारा पहला डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया असम में। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे कुछ भी इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है। यहाँ पे सेंटर स्टार्ट एक्शन अगेंस्ट वेस्ट बंगाल एक्स चीफ सेक्रेटरी। तो अब ये जो अल्पन बंदोपाध्याय है, ये साइक्लोन की मीटिंग थी जिसमें ये आए नहीं थे और आए थे तो बहुत लेट आए थे, उसके बाद फिर चले गए थे थोड़े टाइम के लिए। तो उसके बाद फिर इनको सेंट्रल डेपुटेशन पे बुलाया गया, लेकिन वो उसके बाद इनका रिटायरमेंट हो गया। तो गवर्नमेंट ने इनसे बेसिकली बोला था कि आपको 30 दिन के अंदर रिप्लाई करना है और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट अब इनके रिटायरमेंट पॉक्स भी कम कर सकती है। तो 3 weeks आफ्टर हिज रिटायरमेंट द सेंटर हैज इनिशिएटेड मेजर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट फॉर्मर वेस्ट बंगाल चीफ सेक्रेटरी अल्पन बंदोपाध्याय। तो अभी रिटायरमेंट हो चुका है इनका, उसके बाद 3 हफ्ते भी हो चुके हैं। अब सेंटर ने इनके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग शुरू कर दी है। ये वेस्ट बंगाल के चीफ सेक्रेटरी थे, तो अब हो सकता है कि अपने रिटायरमेंट बेनिफिट्स लूज कर दें आइदर फुली और पार्शियली। अब सिंस रिटायरिंग फ्रॉम सर्विस लास्ट मंथ बंदोपाध्याय एक 1987 बैच आईएएस ऑफिसर है वेस्ट बंगाल कार्डर के, और रिटायरमेंट के बाद इनको वेस्ट बंगाल जो सीएम ममता बनर्जी उनके स्पेशल एडवाइजर की तरह अपॉइंट किया जा चुका है इन्हें। तो जून 16 को डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल उन्होंने बंदोपाध्याय को एक मेमोरेंडम भेजा था और इनके अगेंस्ट चार्जेस इनको बताए थे ये चार्जेस है, और इनको 30 दिन का टाइम दिया था कि आपको 30 दिन के अंदर रिप्लाई करना है। तो उनको बोला था अगर ये नहीं रिप्लाई करेंगे तो मेजर पेनाल्टी प्रोसीडिंग्स हो सकती है इनके अगेंस्ट विच अलाउज द सेंटर टू विदहोल्ड पेंशन। और इस पेनाल्टी प्रोसीडिंग्स में सेंटर चाहे तो उनकी पेंशन भी विदहोल्ड कर सकती है, ग्रेचुइटी भी विदहोल्ड कर सकती है, दोनों चीजें विदहोल्ड कर सकती है। तो मेमोरेंडम में सेंटर ने प्रपोज किया था टू होल्ड मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट हिम अंडर रूल 8 ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज रूल्स। तो ऑल इंडिया सर्विसेज रूल्स के अगेंस्ट उनके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स हो रही है, तो जिसमें ये अपने रिटायरमेंट पॉक्स भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें ये खैर एग्जाम सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई और आईसीएसई को बोला है जो क्लास 12th एग्जाम असेसमेंट का जो फॉर्मूला निकाला गया है उसमें जो कंसर्न है उसको एड्रेस किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट मंडे डायरेक्टेड द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड द इंडियन बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन टू रिस्पॉन्ड टू कंसर्न्स रेज्ड अबाउट स्कीम्स फॉर्मुलेटेड टू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ क्लास 12th स्टूडेंट्स जिनके एग्जाम कैंसिल कर दिए गए थे पैंडेमिक की वजह से। अब कुछ इशू है। पहला इशू ये है जो पिछले 3 साल के मार्क्स लेने की बात की जा रही है, 10th 11th 12th तीनों की परफॉर्मेंस देखी जाएगी। तो वन प्रॉब्लम इज मार्किंग अ स्टूडेंट फॉर करंट ईयर ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन प्रीवियस ईयर। तो अगर जो पिछले 2 साल है उसमें बच्चा किसी और स्कूल में पढ़ा हो तो उसका क्या होगा इस बारे में नहीं पता है। Petitioners also questioned the safety concern raised by the boards to cancel exams and argued that अब petitioners का ये भी कहना है कि आपने बोर्ड एग्जाम तो कैंसिल कर दी, लेकिन जो क्वालिफाई एग्जाम्स है फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, आईआईटी, जेई, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, तो वो तो हो गई। तो अगर आप ये सारे एग्जाम्स करा रहे हो तो बोर्ड के एग्जाम्स भी करा ही देते। इसके अलावा ये वाली बात भी है, द पिटिशनर्स आर्ग्यूड दैट द स्कीम जो है ये 30-40-30 की ये बहुत ही अनफेयर और आर्बिट्रेरी है और ये डेट्रीमेंटल हो सकती है स्टूडेंट्स के लिए।
अब हम नेक्स्ट न्यूज पढ़ते हैं। तो इसमें जो आईटी रूल्स हैं तो उनको चैलेंज किया गया था। तो आईटी रूल्स को जो चैलेंज किया था वो क्विंट ने एक पिटीशन फाइल की है। तो उसमें उन्होंने ये बोला है कि एग्जीक्यूटिव पावर टू वर्चुअली डिक्टेट कंटेंट टू डिजिटल न्यूज, जो एग्जीक्यूटिव के पास इतनी पावर आ जाएगी आईटी रूल्स के बाद कि वो डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा डिजिटल न्यूज पोर्टल पे कौन सा कंटेंट जाएगा और कौन सा नहीं जाएगा। तो ये वॉयलेटिव है आर्टिकल 14 एंड 19 1A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 14 और 19 1A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ये चीज वॉयलेटिव है अगर एग्जीक्यूटिव डिक्टेट करेगी कौन सी चीज डिजिटल न्यूज पोर्टल पे जाएगी और कौन सी चीज नहीं जाएगी। और बाकी का भी सेम ही आर्ग्यूमेंट था कि आईटी रूल्स 2021 ने डिजिटल पोर्टल्स को भी इंट्रोड्यूस कर दिया है विद न्यूज एंड करंट अफेयर्स कंटेंट एज अ स्पेसिफिक एंड टारगेटेड क्लास टू बी सब्जेक्ट टू रेगुलेशन बाय ए लूज रेंजिंग कोड ऑफ एथिक्स। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर भी डिक्टेट कर सकती है कि कौन सा कंटेंट जाएगा कौन सा नहीं जाएगा। तो इसके लिए पिटीशन फाइल हुई है। The petition also argues that the rules create a space for the state to enter and control news। तो पिटीशन में ये बोला गया कि इसके बाद स्टेट के पास ये पावर आ जाएगी कि वो डिसाइड कर सके कि न्यूज को कैसे कंट्रोल करना है, कौन सी न्यूज डिलीट करानी, कौन सी न्यूज मॉडिफाई करानी, कौन सी न्यूज ब्लॉक करानी, कौन सी न्यूज सेंसर करानी, कौन सी न्यूज कंपेल्ड अपॉलजी एंड मोर। तो क्लबिंग ऑनलाइन न्यूज पोर्टल्स विद सोशल मीडिया। तो आईटी रूल्स बेसिकली सोशल मीडिया के लिए आए थे लेकिन उसमें ऑनलाइन न्यूज पोर्टल्स को भी इंक्लूड कर दिया गया। तो इसलिए पिटीशन फाइल की गई बाय द क्विंट और भी ऐसे जो डिजिटल पोर्टल्स हैं उनके द्वारा। तो क्लबिंग ऑनलाइन न्यूज पोर्टल्स विद सोशल मीडिया इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द प्रिंट न्यूज मीडिया इज अनफेयर एंड इरेशनल क्लासिफिकेशन। तो सोशल जो ऑनलाइन न्यूज पोर्टल्स हैं उनको अलग तरीके से ट्रीट किया जा रहा है प्रिंट न्यूज मीडिया से। तो ये बहुत ही अनफेयर और इरेशनल क्लासिफिकेशन है। इसके बारे में पिटीशन गई थी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे कुछ भी इंपॉर्टेंट न्यूज दी है। लक्षद्वीप कुड फेस मेजर कोस्टल इरोजन ड्यू टू राइजिंग सी लेवल्स। तो एक स्टडी हुई है जिससे पता चला है, ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने आईआईटी खड़गपुर में एक स्टडी की है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, जिसमें ये पता चला है कि सी लेवल्स जो लक्षद्वीप के हैं वो राइज होंगे बिटवीन 0.4 mm एंड 0.9 mm एनुअली। इसके कारण कोस्टल इरोजन हो सकता है और बहुत सारे आइलैंड सबमर्ज भी हो सकते हैं। तो जो स्मॉलर आइलैंड्स हैं वो तो पॉसिबली सबमर्ज ही हो जाएंगे। तो लक्षद्वीप आर्किपेलागो लगभग 36 आइलैंड है, कोरल एंड रीफ फॉर्मेशन इन द अरेबियन सी, और लगभग 32 किलोमीटर का ही लक्षद्वीप है। तो द आइलैंड्स आर कैटेगराइज्ड बाय लो एलिवेशन। तो ये जो आइलैंड्स है बहुत कम एलिवेशन पे है और इसमें मैक्सिमम एलिवेशन आपको 4 से 6 मीटर मिलेगा मीन से लेवल से ऊपर, और मिनिमम एलिवेशन लगभग 1 मीटर से नीचे मिलेगा। और 36 में से सिर्फ 10 आइलैंड ही है जो कि इनहेबिट है। दोज दैट आईआईटी साइंटिस्ट फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर एंड रीजनल प्लानिंग। अब स्टडी ने फाउंड किया है कि कुछ आइलैंड इफेक्ट होंगे दूसरों से ज्यादा, लेकिन इफेक्ट तो सारे के सारे आइलैंड होंगे, जो 36 आइलैंड है सारे ही होंगे। अब ये रिसर्च को पब्लिश किया गया रीजनल स्टडीज इन मराइन साइंस। लक्षद्वीप आइलैंड वैसे भी इम्पैक्ट ऑफ सी लेवल फेस कर रहे हैं विच इज टेकिंग प्लेस इवन नाउ, बट वेल मेनी कंट्रीज के पास बहुत ज्यादा कोस्टल प्रोटेक्शन मेजर्स हैं, लेकिन इंडिया के पास हैं लेकिन उतने अच्छे नहीं है और जो हैं वो सफिशिएंट नहीं है। तो बाई 2030 हम एक एक्सपेक्ट कर रहे हैं आइलैंड टू फेस मेजर कोस्टल इरोजन। तो उसके लिए कोस्टल प्रोटेक्शन मेजर्स लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो दो काइंड के कोस्टल प्रोटेक्शन मेजर्स हो सकते हैं। पहले सॉफ्ट मेजर्स जिसमें मैनग्रूव्स को क्रिएट कर दिया जाए जो कि इफेक्टिव हो सकता है, और दूसरा हार्ड इंजीनियरिंग सोल्यूशन जैसे कि एक सी वॉल बना दी जाए। तो जो सी वॉल वाला है वो काफी एक्सपेंसिव है और जो मैनग्रूव लगाने वाला है वो थोड़ा कम एक्सपेंसिव, वो चीप है। तो सॉफ्ट मेजर्स भी ले सकते हैं, हार्ड मेजर्स भी ले सकते हैं। तो स्टडी ने एस्टिमेट किया है जो वहाँ पे आइलैंड है चेतलेट एंड अमीनी, वो ज्यादा मेजर लैंड लॉस देखने वाले हैं। तो चेटलेट और अमीनी सबसे ज्यादा मेजर लॉस देखेंगे। इसके अलावा जो आइलैंड मिनीकॉय है और कैपिटल है जो लक्षद्वीप की कवरत्ती, वो भी वल्नरेबल है सी लेवल राइज के लिए। जो लैंड यूज पैटर्न आइलैंड का वो थोड़ा अलग है। वो इसलिए अलग है, जो रेसिडेंशियल एरियाज है वो पेरिफेरी ऑफ द आइलैंड्स और जो कल्टीवेशन है वो बीच में होता है आइलैंड। तो इसके कारण जो वल्नरेबिलिटी आइलैंड की राइजिंग सी लेवल्स और इरोजन से वो और ज्यादा बढ़ जाती है। जो फिशरीज, एग्रीकल्चर और टूरिज्म है वो वहाँ की 3 मेन इकोनॉमिक सेक्टर्स है, और वो भी इसकी वजह से जो कोस्टल इरोजन होगा तो उसकी वजह से ये भी वल्नरेबल सेक्टर्स हो गए हैं। हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे FATF तो अभी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में, तो अभी ये डिसाइड होगा कि FATF पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखेगा या उससे बाहर निकाल देगा। तो पाकिस्तान फेथ एट द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स विल बी अंडर द स्कैनर दिस वीक एज द ग्लोबल फाइनेंसिंग वॉच डॉग इज होल्डिंग इस प्लेनरी सेशन बिगनिंग मंडे। तो डिसीजन इस बात में लिया जाएगा कि इस्लामाबाद को ग्रे लिस्ट में ही रखना है, उससे बाहर रखना है। लेकिन न्यू दिल्ली हमेशा पिछले 3 साल से कह रहा है कि जो पाकिस्तान उसे ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए। तो एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग, उन्होंने पाकिस्तान को अभी भी इनहेंस फॉलो अप स्टेटस पर ही रखा है। तो अब एशिया पैसिफिक ग्रुप का इसमें क्या काम है FATF का, तो जो रीजनल एफिलिएटेड है वो FATF का एशिया पैसिफिक ग्रुप ही है। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पर है सुलभ्स डिसेंडेंट्स। तो अभी हम ये आर्टिकल पढ़ रहे हैं। तो तब अभी आपको मैंने 2-3 दिन पहले एक न्यूज पढ़ाई थी कि तमिलनाडु में अब उनके एक मिनिस्टर ने ये बात बोली है कि जो विमेन है उनको भी प्रीस्ट बनने के लिए अलाउ किया जाए। तो तमिलनाडु हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट्स मिनिस्टर
P.K. Shekhar Babu's remark that women could be appointed priest in the 35,000 odd temples in the state is long overdue. तो ऑथर का ये कहना है, जो तमिलनाडु के हिंदू रिलीजियस और चैरिटेबल एंडाउमेंट्स मिनिस्टर का ये कहना है कि विमेन को अलाउ करना चाहिए प्रीस्ट पढ़ने के लिए, तो ये इसकी जरूरत बहुत पहले से थी। एक ये बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव आइडिया है जो कि हर टेम्पल अक्रॉस द कंट्री में एमुलेट किया जाना चाहिए। तो देयर आर प्रॉपर्टी स्पीकिंग नो रिलीजियस ऑब्स्टेकल्स फॉर डूइंग सो, कि विमेन प्रीस्ट ना बन सकें तो ऐसा कोई रिलीजियस ऑब्स्टेकल नहीं है, तो ऐसा कोई रिलीजियस ऑब्स्टेकल नहीं बोल सकते कि विमेन प्रीस्ट नहीं हो सकती, विमेन प्रीस्ट हो सकती है। तो ये विमेन प्रीस्ट नहीं बन रही है आज तक, वो सिर्फ कन्वेंशन की वजह से और पेट्रियार्की की वजह से और पॉलिटिक्स की वजह से, लेकिन रिलीजियस ऑब्स्टेकल ऐसा कोई भी नहीं है। तो प्रीस्ट का क्या मतलब होता है? तो प्रीस्ट वास्ट रेंज ऑफ सोशल, रिचुअल और रिडेम्पटरी फंक्शंस जो परफॉर्म कर सकता है वो प्रीस्ट होता है। फ्रॉम पुरोहित टू पांडास टू बीइंग अ मीडियम ऑफ डिवाइन पावर, ठीक है। वेमेन ने भी ये सारे फंक्शंस परफॉर्म किए हैं। तो दीज फंक्शंस आर आल्सो एम्बेडेड डिफरेंटली इन डिफरेंट हिंदू ट्रेडिशंस। फॉर एग्जांपल सक्ता, सेवाइज्म, वैष्णविज्म, समर्था। देयर आर सेवरल एग्जांपल्स इन तमिलनाडु, महाराष्ट्र वेयर विमेन परफॉर्म ऑल रिचुअल्स। तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु में तो ज्यादातर जो रिचुअल्स है वो विमेन ही परफॉर्म करती हैं। तो अभी तक जो प्रीस्टहुड होता था वो एक इनहेरिटेड ऑफिस होता था, ठीक है। राजकली क्वेर वर्सेस राम रतन पांडे 1955, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि विमेन के पास सारे राइट हैं कि वो रिलीजियस ऑफिस को सक्सीड कर सकती है। तो जैसे मैन इनहेरिट कर सकता है वैसे ही विमेन भी रिलीजियस ऑफिस को सक्सीड कर सकती है। तो इट ड्यूफुली नोटेड दैट स्टैंडर्ड कोडिफिकेशंस लाइक डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉज ऑन कॉन्ट्रैक्ट एंड सक्सेशंस विद अ कमेंट्री बाय द जगन्नाथ डिस्क्वालिफाइड विमेन फ्रॉम परफॉर्मिंग सर्टेन रिचुअल फंक्शंस, ठीक है। लेकिन जो हिंदू लॉ है कॉन्ट्रैक्ट एंड सक्सेशंस में, उसमें विमेन को डिस्क्वालीफाई किया जाता है कि वो रिचुअल फंक्शंस नहीं परफॉर्म कर सकती हैं। पर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि दैट दिस डिस्क्वालिफिकेशन वाज नॉट सफिशिएंट ग्राउंड्स टू डिनाई देम प्रीस्टली ऑफिस, कि इस डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से आप ये नहीं बोल सकते कि वो प्रीस्टली ऑफिस होल्ड नहीं कर सकती, वो प्रीस्टली ऑफिस होल्ड कर सकती हैं। तो दिस जजमेंट नोट्स दैट मेनी प्रीस्टली ऑफिसर्स इन इंडियन टेम्पल्स वर हेरिडेटरी। तो ज्यादातर प्रीस्टली ऑफिसर्स जो इंडियन टेम्पल्स में वो हेरिडेटरी हैं, और हेरिडेटरी में कॉम्पिटेंस का फिर प्रिंसिपल आता ही नहीं है अगर कोई चीज हेरिडेटरी है तो। इन मेनी टेम्पल्स प्रीस्टली ऑफिस होल्डर्स सब कॉन्ट्रैक्टेड particularly ritual functions when needed. So even if women could not participate in particular rituals, that could not be ground for denying them priestly authority. ठीक है, अगर women कुछ functions नहीं perform कर सकती तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो priest ही नहीं बन सकती, वो priestly authority हो सकती है उनके पास भी, अगर वो भले कुछ rituals ना perform कर सकें। तो fear of women coming in contact with men, अब ऑब्स्टिकल्स क्या है विमेन के प्रीस्ट बनने? तो पहला ये है कि ये डर है कि विमेन मेन के कांटेक्ट में आएंगी, और एक नोशन ऑफ प्योरिटी एंड पॉल्यूशन का। क्यों? क्योंकि विमेन मेंस्ट्रुएशन पीरियड से जाती हैं, तो स्पेशली एसोसिएटेड विद मेंस्ट्रुएशन। और दूसरी कॉम्प्लेक्सिटी ये है सोशल बेसिस ऑफ द टेम्पल्स मैटर। जो टेम्पल है वो भी अलग अलग टाइप के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल ऑल्सो ऑपरेट्स डिफरेंटली, कुछ होती है आगामिक और शास्त्रिक टेम्पल्स और दूसरे होते हैं नॉन आगामिक टेम्पल्स। तो जो तांत्रिक ट्रेडिशन के टेम्पल्स उसमें कश्मीरी और साउथ इंडियन दोनों विमेन सारी चीजें परफॉर्म कर सकती है। तो विमेन कैन परफॉर्म फॉर्म्स ऑफ वर्शिप प्रोहिबिटेड एल्सवेयर। तो कश्मीरी और साउथ इंडियन विमेन तांत्रिक ट्रेडिशन के टेम्पल्स में सब कुछ परफॉर्म कर सकती है, सारी रिचुअल्स, इवन दो देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस। बट हिस्टोरिकली जो चलीग्राम शिला पूजा है वो एक लक्ष्मण रेखा है जो कोई भी विमेन क्रॉस नहीं कर सकती, भले नॉन मेंस्ट्रुएटिंग विमेन हो, वो शिला को टच तक नहीं कर सकती। तो ये बहुत ही बड़ा टैबू, जैसे कि हम सबरीमाला केस में देखा था जिसमें कि मेंस्ट्रुएटिंग विमेन का जाना अलाउड नहीं था, लेकिन फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि उनको भी जाना अलाउड है। तो वैसे ही जो शालिग्राम शिला पूजा है तो वहां पे भी ये टैबू जाना चाहिए। तो द पर्पस ऑफ ओपनिंग अप रिचुअल फंक्शंस टू वुमेन can't just be social engineering। तो there are good religious grounds for opening all religious functions to women। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे religious grounds हैं जिनके तहत रिचुअल अलाउ करना चाहिए विमेन को परफॉर्म करने के लिए। तो द टेक्सचुअल ट्रेडिशन ऑलवेज लीव्स रूम्स फॉर एम्बिग्युइटी। तो टेक्सचुअल ट्रेडिशन में कभी भी ऐसे क्लियरली नहीं बोला गया कि विमेन परफॉर्म कर सकती है, नहीं परफॉर्म कर सकती। फॉर एग्जाम्पल अभी भी ये नहीं पता कि वैदिक टेक्स्ट में डिबेटेड है कि विमेन प्रोहिबिट थी या नहीं थी। तो some foreground bhakti inflected verses like Srimad Bhagavad where Brahma tells Bhrigu that worshipping in deity form is the most beneficial of all spiritual practices for women and Shudras। कि अगर डेटी को वर्शिप करो, ब्रह्मा ने भृगु को ये बोला कि अगर हम डेटी को वर्शिप करते हैं तो मोस्ट बेनिफिशियल है सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए, विमेन के लिए भी, शूद्रास के लिए। तो दे आर्ग्यू दैट दिस सेंटिमेंट शुड ओवरराइड अदर प्रोहिबिशंस। पर बेसिक पॉइंट ये तो अथॉरिटी है मेन की और जो ब्राह्मण्स की है, जो वो रिचुअल्स कंडक्ट करते हैं वो उनके बॉडीज में पहले से वेस्ट नहीं होता है, वो तो अथॉरिटी को क्रिएट किया जाता है साइंस और सिंबॉलिक सब्स्टिट्यूशंस के द्वारा। तो वो कोई प्योर या वर्दी नहीं है, दे आर उनको बनाया जाता है प्योर और वर्दी रिचुअल के द्वारा। तो कोई ऐसा रीजन नहीं है कि किसी और को हम वर्दी नहीं बना सकते। तो जैसे मेन को वर्दी बनाया रिचुअल्स के द्वारा, वैसे विमेन को भी वर्दी बना सकते हो रिचुअल्स के द्वारा। तो द सिंगल बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ द भक्ति मूवमेंट वॉज टू मार्जिनलाइज रिचुअल कन्फर्मिज्म एंड एक्सल्ट द डिग्निटी ऑफ द इमोशन ऑफ द भक्त। तो बेसिकली ये आर्टिकल आई होप आपको समझ आ गया होगा, इसमें यही था मेन। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे चर्न इन दलित पॉलिटिक्स।
तो ऑथर ने बोला बेसिकली जो दलित है वो 16% है हमारे पॉपुलेशन के, लेकिन अभी भी पिछले 70 साल हो चुके हैं हमें इंडिपेंडेंस के, उसके बाद भी कम्युनिटी का जो स्ट्रगल है डिग्निटी और रिकॉग्निशन के लिए वो आज तक चल रहा है। ठीक है, अब ये और ज्यादा रॉबस्ट होता हुआ दिख रहा है क्योंकि ऑर्गेनाइज हो गया है ड्यू टू द अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज, जैसे कि रिजर्वेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज है जो सिर्फ दलित्स का ही भला चाहती हैं, तो ऐसी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी जो मेनली दलित के ही इशू उठाती है वो भी बनी है। तो विद स्पेशल प्रोटेक्शन एंड स्टेट स्पॉन्सर्ड एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन दलित ने एक पॉजिटिव मार्क किया है ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ द नेशन। तो रिमार्केबल नोट करने के लिए जो इंस्टीट्यूशंस ऑफ पावर, अथॉरिटी एंड गवर्नेंस वो रिलेटिवली सब ऑर्गेनाइज्ड हो गए हैं, क्योंकि हमारे मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इस बात पे ध्यान दिया कि ये थोड़ी ऑप्रेस्ड क्लास है तो इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए, इसलिए उनको रिजर्वेशन दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ही आर्टिकुलेटेड द पाथ ऑफ ए डिग्निफाइड एग्जिस्टेंस फॉर पीपल जिनको आज तक ऑपरेशन का सहारा लेना पड़े और मार्जिनलाइज रहे। लेकिन जो स्ट्रगल है वो हमें जैसा दिखता है उससे कई ज्यादा है, तो कई ज्यादा स्ट्रक्चरल स्ट्रगल है कास्ट का, और वायलेंस के इंसिडेंट्स हमें आए दिन देखने को मिलते हैं जो कि दलित कम्युनिटी से रिलेटेड होते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन जो पोजीशन में वो तो चल रहा है, ठीक है, पॉलिटिक्स में उनको रिप्रेजेंटेशन मिल गया, लेकिन जो सोशल कैपिटल वो आज तक एक रिमोट रियलिटी और आज तक सोशल कैपिटल में वो आगे नहीं बढ़ पाए हैं। इन द डेकेड्स फॉलोइंग इंडिपेंडेंस, तो ऑथर ने बोला इंडिपेंडेंस के बाद जो कांग्रेस था वो ही एक ऑप्शन था दलित्स के लिए, जबकि जो कांग्रेस की मानसिकता है, ऑथर का मानना ये है जो कांग्रेस की मानसिकता है वो बहुत ही टॉक्सिक है दलित्स के लिए। तो इन द डेकेड्स फॉलोइंग इंडिपेंडेंस द कांग्रेस वाज द ओनली ऑप्शन फॉर दलित्स अक्रॉस द नेशन रिगार्डलेस ऑफ द टॉक्सिक डिसएग्रीमेंट्स इट हैड विद अम्बेडकर, जो कि टॉलेस्ट लीडर थे कम्युनिटी के लिए, दलित कम्युनिटी के लिए। तो ऑथर ने बोला thus it would not be appropriate to assume that Dalit politics after independence primarily pivoted around Ambedkar and Jagjeevan Ram, with the Congress providing an institutional umbrella in the absence of any other organizational substitute. तो ऑथर ने बोला इंडिपेंडेंस के बाद हमने बहुत सारी दलित पार्टीज को देखा, जैसे कि बहुजन समाज पार्टी जिन्होंने दलित कम्युनिटी के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट किया, उसके बाद हमने एलजेपी देखी। तो द इमर्जेंस ऑफ द बहुजन समाज पार्टी इन द बैकड्रॉप ऑफ राइजिंग केस ऑफ एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट दलित्स इन पंजाब, हरियाणा एंड यूपी, ये एक सिग्निफिकेंट मूवमेंट था। उसके बाद फर्स्ट टाइम इन द पॉलिटिकल हिस्ट्री एक बहुजन का एक ब्लॉक बना जो कि इंक्लूडेड सेक्शन ऑफ इंटरमीडिएट कास्ट एंड दलित। लेकिन उसके बाद जब राम जन्मभूमि मूवमेंट हुआ और मंडल कमीशन की वजह से जो आइडिया था ब्लॉक के पीछे उसको बहुत ज्यादा मेजर जॉल्ट लगा, बहुत ही बड़ा झटका लगा। तो बीएसपी सब्सिक्वेंटली टॉयड विद वेरिड सोशल कोलिशंस। उसके बाद हमने देखा कि बीएसपी ने ऐसे सीट जीतने के लिए कोई भी अलायंस बना लिए और जो उनका मेन एजेंडा था दलित कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करना वो कहीं पीछे छूट गया। तो बट द पार्टी इज नाउ स्टेयरिंग एट एन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, और पार्टी अब एग्जिस्ट करने की क्राइसिस से भी जूझ रही है कि वो एग्जिस्ट तक नहीं कर पा रही है। तो नो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैन फ्लरिश विदाउट इंटरनल डेमोक्रेसी एंड कलेक्टिव लीडरशिप। तो ऑथर का कहना है कि कोई भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फल फूल नहीं सकती जब तक उसके अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, जब तक उसके अंदर कलेक्टिव लीडरशिप की भावना नहीं है। तो दलित्स आर क्लियरली फेड अप विद द सोप ओपेरा ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ द फैमिली बेस्ड एंटरप्राइज। तो ऑथर ने बेसिकली ये बोला है जो पॉलिटिक्स बनती तो है पॉलिटिकल पार्टी दलित कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, लेकिन फाइनली क्या होता है वो एक फैमिली बेस्ड एंटरप्राइज बन के रह जाती है। ठीक है, और वो बोलते हैं कि हम इंटरेस्ट ऑफ द कम्युनिटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दे डेस्परेटली वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स एज एनविसाज बाय अंबेडकर। तो जो दलित हैं वो चाहते हैं कि जैसे अंबेडकर जी ने सोचा था वैसे ही उनको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में उनको वो दर्जा मिले। तो दे वांट टू बिकम स्टेक होल्डर्स इन द ग्रोथ एंड प्रोग्रेस, जो ग्रोथ ऑफ प्रोग्रेस कंट्री की हो उसमें उनका भी उतना ही योगदान हो, और वो सिर्फ एक पॉलिटिकल कमोडिटी ना बन जाए जिनको सिर्फ इलेक्शन के समय यूज किया जाए जीतने के लिए। तो कांग्रेस ने उनको फेल कर दिया, रीजनल पार्टीज ने उनको फेल कर दिया, तो उनको कोई भी सस्टेनेबल सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो ऑथर के अकॉर्डिंग ये सोल्यूशन है जो भारतीय जनता पार्टी है वो एक रेलेवेंट फोर्स हो सकती है दलित के बीच में। तो रिप्रेजेंटेशन बियॉन्ड सेरेमोनियल प्लेसेस इन ऑर्गेनाइजेशन एंड इन गवर्नमेंट वो एक गाइडिंग फोर्स हो सकता है नेक्स्ट जनरेशन ऑफ दलित के लिए, उनकी रिकॉग्निशन और डिग्निटी के लिए। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पर मैंने आपको परसों की न्यूज में बताया था कि जो सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2021 है उसमें गवर्नमेंट इसका ड्राफ्ट लेके आई, जिसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी इसके पास रिविजनरी पावर्स होंगी। अगर सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने फिल्म को सर्टिफाई कर दिया उसके बाद भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रिविजनरी पावर्स होगी और वो सर्टिफिकेशन को रिवर्स कर सकती है। तो द मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने एक प्रोविजन ऐड किया एक्ट में जो कि सेंटर को इक्विप करेगा एक रिविजनरी पावर्स के साथ अगर कोई भी वायलेशन होगा सेक्शन 5B1 का। तो जो करंट एक्ट इन सेक्शन 6 ऑलरेडी इक्विप द सेंटर टू कॉल फॉर रिकॉर्ड्स ऑफ प्रोसीडिंग्स एंड रिलैक्सेशन ऑफ अ फिल्म सर्टिफिकेशन। तो जो अभी भी सेंटर के पास पावर है कि वो रिकॉर्ड्स ऑफ प्रोसीडिंग्स को कॉल कर सकती है, लेकिन मिनिस्ट्री ने एक्सप्लेन किया जो प्रपोज रिवीजन इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो रिवर्स भी कर सकती है डिसीजन ऑफ द बोर्ड। तो अगर सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन सर्टिफाई कर दिया है तो जो गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट में वापस से ये सर्टिफाइड का दर्जा वापस भी ले सकती है। तो करेंटली पहले ऐसा सेंटर के पास ये पावर थी रिविजनल पावर्स, लेकिन कर्नाटका हाईकोर्ट ने एक जजमेंट दिया था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड भी किया था। उसके बाद सेंटर के पास रिविजनरी पावर्स नहीं रहेगी और सेंटर की रिविजनरी पावर ले ली गई। तो द सेंटर कांट यूज दिस रिविजनरी पावर्स ऑन फिल्म
films that have already been granted a certificate by the CBFC. अब इसके अलावा एज बेस्ड सर्टिफिकेशन कर दिया गया, ठीक है। तो फिल्म्स को सिर्फ आप सर्टिफाई नहीं कर सकते, आपको एज बेस्ड सर्टिफिकेशन देना पड़ेगा। यू मतलब अनरेस्ट्रिक्टेड पब्लिक एग्जीबिशन, यू ए दैट रिक्वायर्स पेरेंटल गाइडेंस फॉर चिल्ड्रन अंडर 12, ए तो अडल्ट फिल्म। तो न्यू ड्राफ्ट प्रपोजल टू डिवाइड द कैटेगरीज इनटू फर्दर एज, जैसे UA 7+, UA 13+, अंडर एज 16+, तो ऐसे डिफाइन किया जाएगा। इसके अलावा एटर्नल सर्टिफिकेट, अभी जो सर्टिफिकेट मिलता है फिल्म को वो 10 साल के लिए मिलता है, लेकिन इस ड्राफ्ट के बाद जो फिल्म को सर्टिफिकेट मिलेगा वो परपेचुटी के लिए मिलेगा। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। जो प्रेसिडेंट न्यू आए हैं ईरान में, इब्राहिम राइसी, उनका ये कहना है कि वो बाइडेन के साथ कोई मीटिंग करने में नहीं रखते हैं, कोई उनकी सोच नहीं है कि वो बाइडेन के साथ कोई मीटिंग रखेंगे। तो ईरान प्रेसिडेंट इलेक्ट सेड मंडे ही वुड नॉट मीट विद US प्रेसिडेंट जो बाइडेन नॉर नेगोशिएट ओवर द इरान्स बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम एंड इट्स सपोर्ट ऑफ रीजनल मिलिशियाज। तो ईरान के प्रेसिडेंट जो न्यू प्रेसिडेंट है उनका ये कहना है कि वो US जो बाइडेन के साथ मिलने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, ना ही वो कुछ भी नेगोशिएशन करने वाले हैं जो तेहरान की बैलिस्टिक मिसाइल है या फिर जो भी ईरान सपोर्ट करता है रिलीजियस मिलिशियाज को, तो ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अभी IT का नया पोर्टल आया था, वो बेसिकली इसलिए आया था जो प्रोसेसिंग टाइम है रिटर्न्स को वो कम किया जा सके 63 डेज से 1 डेज, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा ग्लिचेस देखने को मिले हैं। इससे पहले भी बहुत सारे ग्लिचेस GST पोर्टल में भी देखने को मिले हैं। तो ये इसलिए ग्लिचेस आते हैं क्योंकि पोर्टल लॉन्च करने से पहले उसकी लाइव लोड टेस्टिंग नहीं गई है। तो लाइव लोड टेस्टिंग क्या होता है, तो एक फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होता है जो कि डिटरमाइन करता है कि सिस्टम की परफॉर्मेंस क्या होगी अगर रियल लाइफ लोड कंडीशंस हो जाए। फॉर एग्जांपल एक साथ बहुत सारे लोग लॉग इन करें तो क्या ये सिस्टम परफॉर्म कर पाएगा। तो बिना लाइव लोड टेस्टिंग किए जो पोर्टल है उनको लॉन्च कर दिया जाता है, जिसकी वजह से ये सारी दिक्कतें देखने को मिलती है। तो लाइव लोड टेस्टिंग आपको ये पता होना चाहिए। अब यहाँ पे जो इंडिया है वो 5th लार्जेस्ट रेसिपिएंट हो गया FDI का। तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो कि अंकटैड निकालता है, UN कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, तो ग्लोबल FDI फ्लोज जो है वो कोविड की वजह से बहुत हिट हुए हैं, प्लंज हो गए 35% इन 2020, जो कि 1 ट्रिलियन या 1.5 ट्रिलियन थे लास्ट ईयर में। लेकिन इंडिया ने उसके बाद भी $64 बिलियन इन रिसीव किए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, 5th लार्जेस्ट रेसिपिएंट हो गया है वर्ल्ड में अकॉर्डिंग टू UN रिपोर्ट। लेकिन कोविड सेकेंड वेव की वजह से हिट हुआ है, लेकिन उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि हमारे FDI बहुत ज़्यादा मात्रा में है। आई थिंक आपको न्यूज़पेपर समझ आया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।